हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2 फेडरलिज्म के बारे में सिविक्स का। इसमें हम जानेंगे व्हाट इज़ अ फेडरलिज्म इन इंडिया अ फेडरल कंट्री, व्हाट्स मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री एंड हाउ इज़ फेडरल प्रेसिडेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वेलकम टू एजुकेशनल फ्लाई, आई होप यू आर गुड एंड डूइंग बेस्ट। लेट्स स्टार्ट द लेसन। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ फेडरलिज्म की। तो फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ जो पावर होती है, शक्तियाँ होती है सरकार के अंदर, वो अलग अलग लेवल पे बटी होती है। जैसे गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, यहाँ पे सबकी पावर क्या है, बटी हुई है। वहीं अगर हम बात इंडिया की करें तो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो उसको और अच्छे से सुचारू तरीके से चलाने के लिए हमने एक और लेवल किया है, लोकल लेवल। तो वर्टिकली फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड अ फेडरलिज्म। यही हमारा सिस्टम होता है फेडरलिज्म का। अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट हमारी बहुत तरीके, तो यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंट क्या होता है उसको देखते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो हमारा ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, उसकी जो पावर होती है, उनकी खुद की पावर होती है, उनके पास पावर होती है अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए, काम करने के लिए, लॉ बनाने के लिए। वहीं यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पावर होती है, सारी पावर जो होती है वो सेंट्रल लेवल पे होती है। लेवल होता है लेकिन पावर जो होती है सेंट्रल लेवल। अगर हम बात करें कौन सा गवर्नमेंट अच्छा होगा, तो अफकोर्स आप यही बोलेंगे फेडरल गवर्नमेंट होगा, क्योंकि हम इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़े कि पावर शेयरिंग, जहाँ की पावर शेयरिंग अच्छी होगी, ज़्यादा पावर शेयरिंग होगी, वहाँ का गवर्नमेंट भी उतने ही अच्छी तरीके से काम कर रहा होगा। अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट की इंडिया एंड यूएसए, यूनिटरी गवर्नमेंट की फ्रांस एंड इंग्लैंड। अब बात कर लेते हैं फीचर ऑफ फेडरलिज्म की। तो हम पढ़े हैं कि जो फेडरल होता है वो 2 मोर लेवल गवर्नमेंट होता है, यानी कि 2 लेवल होगा या 2 से ज़्यादा लेवल होगा, ठीक है। वहीं बात हम करेंगे डिफरेंट लेवल का जो गवर्नमेंट होता है, गवर्न द सेम सिटीजन को गवर्न करता है, लेकिन उनका जो क्षेत्र होता है वो अलग अलग होता है ऑन जुडिशन अपने क्षेत्र के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, इंडिया का एक स्टेट है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट वो पर्टिकुलर एक स्टेट में क्या करेगा, गवर्न करेगा। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे स्टेट में गवर्न करेगा, तो उसमें सेम सिटीजन दोनों जो है गवर्नेंस लेवल के अंदर आता है, सेम सिटीजन के क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है। वहीं हम तीसरे फीचर की बात करें, जो द जुडिकेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव लेवल ऑफ द गवर्नमेंट स्पेसिफाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस क्षेत्र पे, कितने क्षेत्र पे कौन गवर्न करेगा, वो हमारा स्पेसिफाई पहले से है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कि स्टेट है तो स्टेट लेवल पे होगा, सेंट्रल है तो पूरे राष्ट्र के अंदर होगा, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द ओनली वन लेवल, यानी कि जो अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंजिंग करना है तो किसी एक लेवल के नहीं होगा, दोनों लेवल का, दोनों का सहयोग होगा तभी हम चेंज करें। वहीं हम जुडिशरी की बात करें कि अगर हमारे लेवल डिफरेंट लेवल के बीच में कोई विवाद है तो उसका जो मतलब सोल्यूशन है वो कौन करेगा, जुडिशरी करेगा, न्यायालय करेगा, उनके डिस्प्यूट को चेंज करेगा। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट, उनका जो रेवेन्यू है पहले से फिक्स है। तो फेडरल सिस्टम हैज़ ए डबल ऑब्जेक्ट, फेडरल सिस्टम के अंदर डबल ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ पे हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ कंट्री की, एकता के साथ, और वहीं हम डाइवर्सिटी जो है उनका रीजनल कल्चर है उसकी पहचान देते हैं, उनको बचा के रखते हैं। तो आइडियल फेडरल सिस्टम उसे कहेंगे जहाँ पर म्यूचुअल ट्रस्ट हो और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, यानी सभी एक साथ रहने की कोशिश। अब टाइप ऑफ फेडरेशन की बात करते हैं, कितने टाइप के फेडरेशंस होते हैं, ठीक है। तो हमने फेडरेशन के फीचर्स देखे, फेडरल्स और यूनिटी टाइप के क्या देखा, डिफरेंट देखा। वहीं हम बात करते हैं टाइप ऑफ फेडरेशन की, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर फ्रॉम अ बिग यूनिटी, यानी अलग अलग स्टेट जो हैं इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हैं, लेकिन वो एक यूनिटी एक राष्ट्र के अंदर। जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो स्टेट हैं उनके भी अपने खुद के पावर होते हैं, और दोनों के जो पावर होते हैं वो इक्वल है, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे दोनों के पावर क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यूएसए इसका एग्जाम्पल, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। वहीं बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म की, तो क्या होता है, अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि एक कंट्री होता है, उसके जो स्टेट होते हैं उनकी पावर को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, लेकिन एक होता है। और वहीं पे जो गवर्नमेंट पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वल नहीं होता है, अनइक्वल होता है। अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों स्टेट में, और अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया हो गया, स्पेन एंड बेल्जियम हो गया। तो व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री, क्या जो है इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है, क्या इंडिया फेडरल है,
कैसे है तो कैसे है, इसी को हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि किस तरीके से जो इंडिया है, हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे बिगनिंग में ही अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे 2 टायर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमने लोकल गवर्नमेंट बाद में इसमें क्या क्या ऐड किया है, वहाँ पे अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, अच्छे तरीके से प्रशासन को चलाने के लिए, जिसमें हमने पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ आती हैं लोकल गवर्नमेंट के अंदर, स्थानीय शासन के अंदर। इसे दीज आर 3 टायर्स ऑफ पावर ऑन जुडिशिएशन, यानी कि हमारे खुद के 3 जो टायर हैं वो अलग अलग क्षेत्र में करते हैं। तो देयर आर 3 लिस्ट यूनियन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान में पहले से ही क्या है, 3 लिस्ट दिए गए यूनियन लिस्ट, जो नेशनल रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मनी हो गया, जिस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाती है ये सब्जेक्ट। वहीं हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट जहाँ पे पुलिस, सभी स्टेट की अलग अलग पुलिस होती है, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस होता है, ट्रेड हो गया, कॉमर्शियल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इमिग्रेशन, ये उस पर्टिकुलर क्षेत्र के विकास के लिए है। तो इस पे जो कानून है वो सिर्फ वो स्टेट ही बनाएंगे। वहीं है हमारा कॉन्क्रीट लिस्ट जिसमें दोनों कॉमन है, दोनों के लिए विकास के लिए होता है। तो वहीं एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या करती है, कानून बनाती है। ये वो सब्जेक्ट है। अब बात आती है कि जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं है उनका क्या, उनके ऊपर कौन कानून बनाएंगे। जैसे व्हाट विल हैपन टू सच अ सब्जेक्ट विच डू नॉट कम इन दिस लिस्ट, इन लिस्ट में नहीं आता है। स्पेस, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, दिस सब्जेक्ट आर नॉट इन एनी लिस्ट। तो इसे रेजिडेंशियल सब्जेक्ट बोला जाता है, जो किसी में नहीं आता है। तो इस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या करेगी, कानून बनाएगी, लॉ बनाएगी। तो ऑल स्टेट इन इंडिया यूनियन डज नॉट हैव टू आइडेंटिटी पावर, तो सबके पास सेम पावर नहीं है, सब यूनियन। सम स्टेट जो है स्पेशल है, उनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, जिन्हें आर्टिकल नंबर 371 के अकॉर्डिंग इनको स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला है, क्योंकि यहाँ के लैंड और इनके राइट्स और कल्चर्स को क्या मिले, प्रोत्साहन मिला, आरक्षण मिले, इसलिए यहाँ पे हम लोग जाकर अपना लैंड नहीं खरीद सकते हैं। वहीं बात करें यूनियन टेरिटरी, आखिर हमें यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत क्यों है, हमने उसको स्टेट क्यों नहीं बनाया। देखिए, दीज आर नॉट टू स्मॉल टू बिकम अ इंडिपेंडेंट स्टेट, इतना छोटे भी कि जो हम इनको स्टेट बना दें, और इतनी बड़े भी नहीं है कि हम इनका स्टेट बना दें, यानी कि इतने छोटे नहीं हो हमें किसी स्टेट में शामिल कर दें, इतना बड़े भी नहीं कि इनको अलग से स्टेट का दर्जा दे दें। इसलिए इनको एक यूनियन टेरिटरी बनाएंगे और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट चलता है, शासन चलता है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, पावर को कुछ इसमें चेंजिंग करना चाहिए, हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस, हमारे जो पार्लियामेंट है जिसमें 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, उनके 2-3 मेंबर के अप्रूवल होने चाहिए, प्लस 14 स्टेट लेजिस्लेटिव ऑफ इंडिया के अप्रूवल होना चाहिए, फिर इसके अंदर चेंज पॉसिबल हो सकता है। जो अगर इसमें कोई विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, जुडिशरी इस डिस्प्यूट को क्या करती है, सॉल्व करते हैं। वहीं बात करें हाउ इज़ द फेडरलिज्म प्रेसिडेंट, इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म है किस तरीके से प्रेसिडेंट, हम देखते हैं इंडिया एक बहुत अच्छी फेडरल कंट्री है, किस तरीके से पॉसिबल है, यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, हाउ का आंसर चाहिए हमें। तो लिंग्विस्टिक स्टेट की बात करें, 1947 का मैप अगर देखें और 2023 का मैप देखें तो अभी इसमें बहुत सारे चेंजिंग देखें, किसी भी स्टेट का नाम चेंज हो गया, कोई नया स्टेट ऐड हो गया, क्रिएट कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी में चेंज हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि अगर लैंग्वेज के हिसाब पे, लिंग्विस्टिक स्टेट के हिसाब पे हमारा पहला जो स्टेट था वो कौन सा था, लैंग्वेज के आधार पे आंध्र प्रदेश था, जिनको हमने लैंग्वेज के आधार पे एक स्टेट का दर्जा दिया गया था। हमें पता है कि हमारे इंडिया में जो रीज़न इसका क्या होगा कि डिफरेंट पीपल है स्पीक द डिफरेंट लैंग्वेज, सभी जो लोग हैं वो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो यूनिटी प्लस ईजी टू एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि हमारे में एकता बनी रहे और हम प्रशासन अच्छी तरीके से कर सकें, इस वजह से। तो सम स्टेट वर द क्रिएट अ बेसिक कल्चर एंड इनिस्टिक जोग्राफी, कुछ स्टेट को हम उनके स्पेशल कल्चर की वजह से, जोग्राफी की वजह से किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, यानी कि अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हम इसको नेशनल लैंग्वेज नहीं कर सकते हैं। मानते हैं कि 40% जो लैंग्वेज, मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेज है 40% बोलते हैं, लेकिन 60% अदर लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल लैंग्वेज जो 22 लैंग्वेज है उनको शेड्यूल लैंग्वेज, यानी सभी भाषाओं को हमने इक्वल राइट्स दिया गया है और हम इन भाषाओं में अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट अ नेशनल लैंग्वेज।
एग्जाम्पल जैसे तमिलनाडु इंसिडेंट की बात करें 1965 में द यूज़ ऑफ इंग्लिश वॉज द डिसकंटिन्यूड ऑफ ऑफिशियल पर्पज़। हमने इंग्लिश को हटाया कि भाई इससे हम ऑफिशियल पर्पज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो इंग्लिश ही ऐसा लैंग्वेज है जिससे कि वो ईजिली कम्युनिकेट कर सकते थे, बाकी हिंदी नहीं बोल सकते, नॉन स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, रिजल्ट क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए और उन्होंने अलाउ किया कि नहीं, इंग्लिश को हमें ऑफिशियल पर्पज़ के लिए रखना पड़ेगा। इसलिए हिंदी प्लस इंग्लिश जो हमारा है ऑफिशियल लैंग्वेज है, नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। अगर हम सेंट्रल और स्टेट रिलेशन की बात करते हैं कि सेंट्रल और स्टेट रिलेशन कैसा हो सकता है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंट ओनली वन पार्टी रूल द सेंट्रल एंड स्टेट। हमने देखा काफ़ी लंबे समय तक जो कांग्रेस पार्टी है, सेंट्रल लेवल पे भी उन्हीं की गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पे भी उन्हीं का गवर्नमेंट है। लेकिन जब सपोज डेट कि हम वहाँ पर एक स्टेट में जब दूसरे गवर्नमेंट आती थी तो उनको काम करने में दिक्कत होता था, उनका वीकेंड होता था। तो वही 1990 में हमारा कॉर्नियल गवर्नमेंट, अभी कॉर्नियल गवर्नमेंट क्या होता है, जब हमारी सरकार में मेजोरिटी के साथ कोई पार्टी नहीं जीतती है तो उसे दूसरे पार्टीज़ के साथ मिलकर सरकार बनाना होता है। तो जब वो सारी पार्टियां मिलकर आपस में सरकार बनाई, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के थोड़े से रिलेशन क्या हुए, अच्छे हुए। क्यों? क्योंकि एक पार्टीज़ को क्या हो गया कि अगली बार अगर हमें मेजोरिटी नहीं मिलेगी और दूसरी पार्टी रहेगी तो वो हमें ठीक तरीके से काम नहीं करेगी, तो हमें थोड़ा सा बना के रखना चाहिए। पड़ोसियों में ऐसे ही होता है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड आफ्टर द कॉलोनियल, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट बना तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की भी वैल्यू का पता चला कि भाई अगर हम आज इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल को इनका जब सरकार बनेगा तो किस तरीके से होगा। तो वही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन व्हेन द पावर इज़ टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को लेकर, यानी कि वहाँ से कुछ पावर्स को लेकर हम लोकल गवर्नमेंट को देते हैं, उसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट वो भी पावरफुल है। व्हेन वाज द नीड ऑफ वट वॉज द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, हमें क्या ज़रूरत है डिसेंट्रलाइजेशन की। अगर हम एक बात करें कि छोटे से क्षेत्र का बात करें, किसी जैसे एक डिस्ट्रिक्ट का बात करें तो उसका क्या विकास, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हमारी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल से ज़्यादा वहाँ के लोकल लेवल को पता होगा। इसलिए बिकॉज द लोकल गवर्नमेंट हैज़ टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल एरिया, वो लोकल एरिया को, उस क्षेत्र को, वहाँ की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकते हैं, उनका सोल्यूशन निकाल। इसलिए ये ज़रूरी था कि हम डिसेंट्रलाइजेशन करें। वहीं 1992 में मेजर स्टेप वर टेकन टू वाटर डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए 1992 में बहुत सारे स्टेप उठाए गए, मेजर स्टेप उठाए गए, जैसे कॉन्टिन्यूसली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन, लगातार इलेक्शन करवाया जाने लगा लोकल लेवल पे। सीट आर रिजर्व टू बैकवर्ड क्लासेज, जितने भी हमारे बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको आरक्षण दिया गया। महिलाओं को 1/3 सीट ऑफ द रिजर्व ऑफ द वुमेन लोकल लेवल पे वुमेन को 1/3 का दिया गया। इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ टू क्रिएट अ कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी इलेक्शन, यहाँ पे स्वतंत्र तरीके से पंचायत और म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन करवाएगा। वहीं स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल बॉडीज़, जो रेवेन्यू था उनको शेयर है। तो थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द लोकल लेवल। यहाँ दो तरीके की लोकल गवर्नमेंट होती है, एक रूरल एरिया में होता है, रूरल लोकल गवर्नमेंट होता है, और एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट होता है। रूरल लोकल गवर्नमेंट को पंचायत और अर्बन गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, म्यूनसिपालिटी। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करें, पंचायत, यानी यहाँ पे आता है पहला हमारा ग्राम पंचायत, जो गाँवों को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। जिनका जो मेंबर होते हैं, वार्ड ऑफ मेंबर होते हैं, उनका जो हेड होता है वो सरपंच होता है, हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, जिसको हम सरपंच बोलते हैं। फिर ग्राम पंचायत को जिनके पास डिसीजन होता है, पावर होता है डिसीजन लेने का, तो ग्राम पंचायत को मिला के बनता है हमारा पंचायत समिति, जो ब्लॉक लेवल पे होता है। फिर ये ब्लॉक लेवल को मिला के हमारा बनता है जिला परिषद। तो हम जब रूरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट की बात करें, पंचायती राज स्ट्रक्चर की बात करें, तो 3 लेवल पे पहला आता है हमारा ग्राम पंचायत, जिसका हेड होता है सरपंच विलेज लेवल पे। वहीं ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होता है, चेयरपर्सन होते हैं। वहीं हम बात करते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट की, जो सिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है। वहीं टाउन और स्मॉल सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं, जिनका जो पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज़ मेयर होता है, और पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपालिटी चेयरपर्सन होते हैं। तो ये था हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फॉर बिग एंड गुड डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन करने का डिसीजन था बहुत अच्छा था, जिससे कि द लोकल पीपल गॉट अ वॉइस इन डेमोक्रेसी, उनको अपनी पहचान, अपनी प्रॉब्लम बताने का
डेमोक्रेसी क्षेत्र में मिला। वुमेन गॉट रिप्रेजेंटेशन, उनको आगे आने का मौका मिला, रिप्रेजेंटेशन। और 36 लाख इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव इन पंचायत राज और म्यूनसिपल पार्टी, ठीक है, वहाँ पे 36 लाख इलेक्शन। और वहीं पर गवर्नमेंट बिकम अ मोर डिपेंस, यानी बहुत गहराई तक काम किया और लोकल गवर्नमेंट से हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट और डेमोक्रेसी जो हमने सक्सेसफुली किया, ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो लिमिटेशन इन डेमोक्रेसी, सम ग्राम सभा एंड इलेक्शन नॉट हेल्ड टू रेगुलरली, कुछ जो है वहाँ पे रेगुलरली नहीं हो रहा। तो ये था हमारा इंडिया का फेडरलिज्म। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया तो आगे इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।